नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत थार्नडाइक। ठीक है, तो थार्नडाइक जो है ना वो व्यवहारवादी थे। इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया उसको हम प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत, एसआर थ्योरी, संयोजनवाद का सिद्धांत, बंधनवाद का सिद्धांत, आवर्तवाद का सिद्धांत, हर्ष एवं विषाद के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। ठीक है, थार्नडाइक प्रथम मानव मौलिक व्यवहारवादी थे। ये यहाँ से एक पॉइंट आता है कि जो थार्नडाइक थे वो प्रथम मानव मौलिक व्यवहारवादी थे। थार्नडाइक अमेरिका के 20वीं सदी के महान मनोवैज्ञानिक थे। ठीक, इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है ना वो थार्नडाइक को बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने 1898 ईस्वी में एनिमल इंटेलिजेंस नामक एक पुस्तक लिखी थी। ठीक, 1898 ईस्वी में एनिमल इंटेलिजेंस नामक एक इन्होंने पुस्तक लिखी थी। 1911 में इसका प्रकाशन किया। 1911 में 1913 में इसका प्रतिपादन सीखने के नियमों के अंतर्गत किया गया। ठीक है, शिक्षा में इसका प्रयोग हुआ 1913 में। इसके बाद थार्नडाइक ने जो नियम दिए हैं, कुल 8 नियम दिए हैं, 8 नियम प्रतिपादित किए हैं। मुख्य 8 इन्होंने नियम दिए, उन्हें मुख्य नियमों की संख्या 3 है और गौड़ नियम कितने हैं? 5। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं कि मुख्य नियम कितने हैं, तो 5, 3 है और गौड़ नियम है 5। ठीक है, उपनियम इनके 2 हैं। अब मुख्य नियम में कौन कौन से 3 नियम आ जाते हैं वो हम देख लेते हैं डिटेल में। तो मुख्य नियम के अंतर्गत जो नियम आ जाता है, पहला इनका तत्परता का नियम। तो तत्परता का जो नियम है, वुडवर्थ ने तत्परता के नियम को मानसिक तैयारी की का नियम कहा है। ठीक है, वुडवर्थ ने इनके नियम को कहा है मानसिक तैयारी का नियम। तत्परता के नियम को हम डिटेल में समझ लेते हैं। तत्परता का नियम, इसके अनुसार, इस नियम के अनुसार जब तक बालक किसी कार्य को करने के संबंध में तैयार नहीं होता, ठीक, जब तक बालक किसी कार्य को करने के संबंध में तैयार नहीं होता तब तक बालक उस कार्य के संबंध में अधिगम नहीं कर पाता है। ठीक, उसको मतलब किसी कार्य को करने के लिए तैयार होना चाहिए कि हाँ हमको ये काम करना है, अर्थात तत्परता के अभाव में वह अधिगम नहीं कर सकता, उसमें तत्परता होना बहुत जरूरी है। अब इसको एक हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एक घोड़े को पानी के तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, ठीक है, पर उसे क्या है, पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ठीक, मतलब उसको हम तालाब तक ले जाएंगे लेकिन उसको पानी जबरदस्ती उसको थोड़ी पिला सकते हैं, वो पिएगा तो पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। ठीक, तो यही नियम लागू हो जाता है बच्चों पर। बच्चों पर कैसे लागू हो जाता है कि एक बालक को हम कक्षा कक्ष में तो पहुंचा सकते हैं परंतु उसे जबरदस्ती हम सिखा नहीं सकते हैं। कक्षा कक्ष में तो बैठा सकते हैं पर उसे हम सिखा नहीं सकते। तो जब हम अधिगम करते हैं तो अधिगम के लिए तत्परता का नियम लागू होता है। ठीक है, तो हमें उस सीखने के लिए तत्पर होना चाहिए, हमारे अंदर तत्परता होनी चाहिए सीखने के लिए। अगला जो उन्होंने दूसरा नियम दिया वो दिया है प्रभाव का नियम। अब प्रभाव के नियम को हम संतोष का नियम, संतुष्टि और परिणाम का नियम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब प्रभाव के नियम के अंतर्गत क्या आ जाता है, यदि किसी कार्य को करने में सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है, ठीक, तो यही सकारात्मक परिणाम प्रभाव का कार्य करते हैं। मतलब जब हम किसी कार्य को करते हैं उससे हमें सकारात्मक परिणाम आते हैं निकल कर, तो हम वो हमारे सकारात्मक प्रभाव जो परिणाम है वो प्रभाव का कार्य करते हैं और इसी को हम मतलब जिससे हम सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर आती है और हम उस चीज़ का अधिगम प्राप्त करते हैं, उस चीज़ को सीखते हैं। तो इसी को हम संतुष्ट और परिणाम का नियम कहते हैं। अब इससे जैसे प्रभाव का नियम के अंतर्गत जो एग्जाम है, सफलता से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होता। अगर हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं वो हमें मिल जाती है। जैसे आप लोग डीएलएड या सीटेट या टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग टीचर बनना चाहते हैं, जब आप टीचर बन जाएंगे तो इससे बड़ा आपके लिए कोई पुरस्कार नहीं होगा। तो इसी को कहते हैं प्रभाव का नियम, सकारात्मक परिणाम हमारे आते हैं। इसी तरीके से हमारा अगला नियम आ जाता है अभ्यास का नियम। तो अभ्यास के नियम के अंतर्गत थार्नडाइक ने क्या बताया है कि यदि किसी क्रिया को बार बार प्रयोग में लाया जाए तो वह उपयोगी नियम बन जाता है, अगर उस क्रिया को बार बार ना किया जाए तो वह अनुपयोगिता का नियम बन जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एक मतलब अगर हम किसी कार्य को करते हैं, बार बार करते हैं तो अभ्यास में आ जाता है, वो हम चीज़ हमें याद हो जाती है, उस चीज़ को हम करना सीख जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी कार्य को नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, तो उस कार्य को हम भूल जाते हैं करना।
इस तरीके इसको कहा है अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में उपयोगिता और अनुपयोगिता का नियम भी आता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक हमारा जो एग्जाम्पल बन जाएगा कि विद्या भूली क्यों और पानी सड़ा क्यों। अभ्यास के नियम के अंतर्गत एक एग्जाम्पल कि विद्या भूली क्यों और पानी भूली क्यों और पानी सड़ा क्यों। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। और पानी सड़ा क्यों। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। अगर आपको नहीं पता होगा तो अगले वीडियो में इसका आंसर हम बता देंगे, ठीक है। देखें कितने लोगों को आता है इसका। अभ्यास के नियम के अंतर्गत क्या हो गया, विद्या भूली क्यों और पानी सड़ा क्यों, ये यहाँ से एग्जाम्पल, ठीक है। अगला हमारा जैसे गौड़ नियम जो आ जाते हैं, थार्नडाइक के गौड़ नियम, तो उन्होंने क्या क्या नियम बताए हैं, बहु प्रतिक्रिया का नियम। अब बहु प्रतिक्रिया के नियम के अंतर्गत क्या है, यदि किसी समस्या के संबंध में हम एक से अधिक उपाय या प्रतिक्रिया करते हैं, ठीक है, एक से अधिक उपाय या प्रतिक्रिया अपनाते हैं और जब तक अपनाते हैं कि हमें सही अनुक्रिया का चयन ना हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहु प्रतिक्रिया का नियम। मतलब किसी कार्य को करने के लिए बहुत सारी क्रियाएं करना, प्रतिक्रियाएं करना और फिर हम सही क्रिया पर पहुंच जाएं, तो उसको हम कहते हैं बहु प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। अगला हमारा आता है आंशिक क्रिया का नियम। तो आंशिक क्रिया के नियम के अंतर्गत विषय वस्तु को छोटे छोटे खंडों में हम बांट लेते हैं। इसके बाद प्रत्येक खंड की प्रस्तुति के बाद हम उस बच्चे को पुनर्वलन देते हैं। पुनर्वलन के पश्चात हम विषय वस्तु का धीमे धीमे करके इसी तरीके से अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। छोटे छोटे खंडों में बांटकर एक खंड का जैसे अध्ययन किया, उसके बाद हमने पुनर्वलन दिया, मतलब कुछ अच्छा बोला, अच्छा कहा और उसके बाद उसको कुछ पुरस्कार दिया जिससे वह पुनर्वलन उसको प्राप्त हुआ, फिर उसने आगे का खंड और अच्छे से तैयार किया। तो इस तरीके से हम उसको पुनर्वलन देते हैं और छोटे छोटे खंडों में इस क्रिया को, विषय वस्तु को हम पूरा अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा क्या आ जाता है, मानसिक क्रिया या मनोवृत्ति का नियम। इसके अंतर्गत क्या होता है, यदि किसी क्रिया के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होता है तो उसे शीघ्र सीखा जा सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर नकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो अधिगम प्रभावित होगा, ठीक, मतलब अधिगम उस तरीके से नहीं होगा। तो हमें किसी कार्य को करने से पहले एक सकारात्मक उसके दृष्टिकोण बना लेना चाहिए। जिस तरीके से कोई भी किसी चीज़ को पाना चाहता है, कोई जॉब पाना चाहता है, कोई एग्जाम क्रैक करना चाहता है, आप टीचर बनना चाहते हो, तो आपको पहले से ही ये सोच कर रखना होगा, नहीं हम ये कर सकते हैं और हम बनकर ही दिखाएंगे। इस तरीके का आप सकारात्मक सोच लेकर चलोगे तो आपका जो मानसिक क्रिया है वो प्रभावित होगी, आप उस चीज़ को कर पाओगे और आप उस चीज़ को हासिल कर लोगे, ठीक है। आप नकारात्मक दृष्टिकोण लेकर चलोगे तो आपका अधिगम प्रभावित होगा, ठीक। ये होता है मानसिक क्रिया मनोवृत्ति का नियम। अगला जो आ जाता है वो है नियम सहचर्य अधिगम का नियम। सहचर्य अधिगम का नियम, सहचर्य अधिगम के नियम के अंतर्गत क्या आ जाता है कि समान अधिगम परिस्थितियों में, सहचर्य अधिगम नियम के अंतर्गत समान अधिगम परिस्थितियों में एक अधिगम क्रिया के साथ दूसरी अधिगम क्रिया को मतलब साथ साथ किया जाए, ठीक है। एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया साथ साथ चले तो उसको हम कहते हैं सहचर्य अधिगम का नियम, ठीक है। अगला हमारा आ जाता है आत्म वास्तविकरण या आत्मीकरण या स्वाभाविकरण का नियम। इसके अंतर्गत क्या आ जाता है, जब अधिगम प्रक्रिया, जैसे हम किसी चीज़ को कर रहे हैं तो लंबे समय तक जब किसी कार्य को कर रहे हैं तो वह क्रिया अधिगमकर्ता के व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। जिस तरीके से अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग 4 घंटे 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, तो वो आपका एक हिस्सा बन जाती है कि नहीं हमको पढ़ना ही है, डेली रूटीन में वो चीज़ आ जाती है। तो इसी को कहते हैं आत्म वास्तविकरण, ठीक है। तो हमारी क्या हो गया कि यदि कोई किसी अधिगम प्रक्रिया लंबे समय तक अपनाई जाती है तो वह क्रिया अधिगमकर्ता के व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। इसी को हम कहते हैं आत्म वास्तविकरण, आत्मीकरण, स्वाभाविकरण का नियम, ठीक है। तो थार्नडाइक ने जो अपना प्रयोग किया था, किस पर किया था, थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किया था बिल्ली पर। यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाता है पेपरों में कि थार्नडाइक ने अपना जो प्रयोग है वो बिल्ली पर किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, बिल्ली पर जो प्रयोग किया था उसके अंतर्गत इन्होंने क्या किया, बिल्ली को पिंजरे में कैद कर दिया था, ठीक है। फिर एक ऐसी व्यवस्था की जिससे लीवर दबने के पश्चात भोजन की प्राप्ति हो। अब भूखी बिल्ली जो थी ना, वो भूख के कारण क्या कर रही थी, उसको भूख लगी थी तो उत्तेजना हो रही थी उसको, ठीक है, तो उछल कूद कर रही थी। तो भूख जो लगी थी वो उसको कहते हैं स्वाभाविक उत्तेजना और जो उछल कूद कर रही थी उसको कहते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक है। इस दौरान बिल्ली का जो पाँव है ना वो लीवर पर पड़ जाता है और लीवर पर जब पड़ जाता है तो दरवाज़ा खुल जाता है और बाहर रखे भोजन की गंध जो है
वो बिल्ली को लगती है जो बाहर रखा भोजन है वो उद्दीपक का कार्य कर रहा है, जिससे बिल्ली ने अपनी उछल कूद और तेज कर दी, अपने प्रयासों में और तेजी कर दी, जिससे धीमे धीमे क्या हुआ, बिल्ली लीवर दबाना सीख गई और उसने भोजन प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो बाहर रखा जो भोजन था वो उद्दीपक का कार्य कर रहा था। ठीक, और उसके बाद जो उसने प्रयासों में तेजी की, उससे क्या जो प्रयास उसने तेज तेज कूदना उछलना जारी रखा, उससे क्या हो गया, उद्दीपक से संबंधित अनुक्रिया थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या होता, बिल्ली लीवर दबाना सीख गई, उसने भोजन प्राप्त कर लिया। तो इसी को थार्नडाइक ने जो अपना प्रयोग था बिल्ली पर किया था, जिस बिल्ली धीमे धीमे उस भोजन को प्राप्त कर लेती है, सीख जाती है भोजन को प्राप्त करना। ठीक है, तो इसमें जो भूख है वो है, भूख जो है वो स्वाभाविक उत्तेजना है, इसके बाद जो उछल कूद कर रही है वो स्वाभाविक अनुक्रिया है, और जो भोजन है जो वो है वो उद्दीपक, और जो उछल को उसके बाद जो भोजन उसको मिल जाता है तो उद्दीपक संबंधित अनुक्रिया है। ठीक है, तो भूखी बिल्ली का पर प्रयोग किया था, उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाले थे। अब थार्नडाइक के प्रयोग का शिक्षा में महत्व क्या होता है, तो थार्नडाइक शिक्षा में है तो अभ्यास से सीखना, इसका जो इनको जो निकल के आता है अभ्यास से सीखना, यानी बार बार करने से बिल्ली सीख गई थी ना कि इसको लीवर को कैसे दबाया जाता है। अनुभव से सीखना, अपने आप सीखी थी। ठीक है, करके सीखना, बार बार किया था। ठीक है, बार बार उसी काम को उछल कूद करते करते बार बार फिर वो करके तो लीवर को दबाना उसने सीख के उस चीज़ को भोजन को प्राप्त कर लिया था। शिक्षण सूत्र इसमें लागू हो जाते हैं, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, अंश से पूर्ण की ओर, और आ जाता है निराशा से आशा की ओर। तो यहाँ पर हो जाता है थार्नडाइक का जो प्रयोग किया था बिल्ली पर किया था। ठीक है, तो थार्नडाइक का जो हमारा जो नियम था, प्रयास एवं जो सिद्धांत था अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, तो ये हमारा आज क्लियर हो गया है। अगले वीडियो में हम और किसी और सिद्धांत के बारे में देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरोही क्लासेस। थैंक यू।